हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो से एक न्यू सीरीज का स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोल किया था जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो क्लास 12th के हैं। एंड इसलिए मैंने सोचा कि क्लास 12th वालों के लिए कुछ किया जाए और जो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाए। तो एक्चुअली सारी चीज़ें तो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, बट मैं हमेशा कुछ यूनिक करने की ट्राई करता हूँ। तो मैंने सोचा है कि आपको क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। बाकी अगर ये सक्सेसफुल रहा तो बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं करूँगा। तो क्लास 12th फिजिक्स का टर्म 2, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है एंड बिल्कुल इस साल एग्जाम होके रहेगा। ये बात तो श्योर है, क्योंकि अभी टाइम है आपके एग्जाम में। एंड जो केसेस हैं ओमिक्रॉन के जो अभी चल रहे हैं, अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो बढ़ जाएंगे एंड एग्जाम्स नहीं होंगे, तो देखिए ऐसा नहीं होने वाला है। वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये कोई फ्यूचर तो देखा नहीं है, बट मैक्सिमम ये है कि फरवरी एंड तक अगर पीक आने वाला होगा तो आके वो चला जाएगा एंड आपकी मार्च में एग्जाम जो होने वाली है वो होंगी। तो ऐसे में आपको प्रिपेयर फुल्ली रहना है, ठीक है। और आपके भविष्य के लिए वही सही है कि आप प्रिपेयर्ड रहो, भले एग्जाम हो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, या फिर वो तो फ्यूचर कोई देखा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि क्लास 12 फिजिक्स का जो कि टर्म 2 में आपको जो चैप्टर्स आने वाले हैं, उन चैप्टर्स को आपको तैयार कर दिया जाए बिल्कुल वन शॉट में। सारे चैप्टर्स को आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए एंड उसके क्वेश्चंस आपको करवा दिया जाए, जो पैटर्न आपको सीबीएसई ने दिए हैं, जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आने वाले हैं इस साल। अब आप सोच रहे होंगे कि वन शॉट तो पूरे इंटरनेट पे हमारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो मैं आपके वीडियोस क्यों देखूंगा, ऐसा आप सोच सकते हो मन में। तो वो मैंने भी सोचा था, इसको इसको सोच तैयार करने से पहले वो मेरे मन में भी सवाल था कि लोग मेरा वीडियो क्यों देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेट पे तो बहुत सारे वन शॉट पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। तो देखिए मैं एक्चुअली हमेशा चाहता हूँ कुछ क्रिएटिव करना, तो यहाँ पे मैंने ये किया है कि जो वन शॉट्स मेरे होंगे वो घंटे भर के भी नहीं होंगे, ठीक है। वो 30 मिनट्स मैक्स टू मैक्स जो जाएगा वो 30 मिनट्स तक का जाएगा, ओके। बिकॉज मैं यहाँ पे पूरा पूरा आपको चाहता हूँ कि टाइम आपको बोर ना कराऊं, कम टाइम में पूरे चैप्टर के कंटेंट्स बिना किसी प्रमोशन के एंड कुछ भी डायरेक्ट आपको कंटेंट दिया जाए एंड उसके बाद उस पर प्रैक्टिस कर दिया जाए क्वेश्चंस जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, जो आपके सीबीएसई ने जारी किया है। तो आई होप ये आपको पसंद आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का जो चैप्टर 8 है यहाँ पे, जो आपके टर्म 2 में आ रहा है। वो पहला चैप्टर होगा आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम लोग आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से स्टार्ट करेंगे और इसका आज पूरा रिकैप देखेंगे, आई मीन समरी देखेंगे। इस चैप्टर को आज की वीडियो में समझ लेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्वेश्चंस को पूरी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये इनिशिएटिव सही लगे एंड आप इसको एक बार देखिए एंड आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आए तो। अगर पसंद नहीं आता या फिर कोई भी आपकी फीडबैक होती है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट्स आपका शो हो रहा है। एंड चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स, 10 है वेव ऑप्टिक्स, 11 है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, चैप्टर 12 है एटॉम्स, चैप्टर 13 है न्यूक्लियाई एंड 14 है सेमीकंडक्टर। तो बस इतने ही सारे चैप्टर्स आपको टर्म 2 के लिए पढ़ने हैं। एंड इसमें से रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स ही थोड़ा सा लेंदी कह सकते हो, बाकी सारे चैप्टर्स आसान हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं एंड इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग आज देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। एंड मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है इसलिए बिकॉज आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपको डायरेक्ट टेक्स्ट दिखे जो मैं पढ़ूँ और उसको एक्सप्लेन करूँ, तो आप मेरी आवाज़ सुने एंड पूरे अच्छे तरीके से आप ग्रैस्प कर पाएँ चीज़ों को, कोई डिस्ट्रैक्शन आपको ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको हम लोग ईएम वेव्स भी बोलते हैं, वो है क्या एक्चुअली में। तो EM waves are those waves in which there is a sinusoidal variation of electric and magnetic fields at right angle to each other as well as at right angle to the direction of wave propagation। कहने का मतलब कि EM waves जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का साइनोसोडियल वेरिएशन है, उनके बीच का 90 डिग्री एंगल के बीच उनका वेरिएशन है एंड उनका जो वेव का प्रोपागेशन है वो भी 90 डिग्री एंगल पे होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके दो कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल पे प्रोपागेशन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान देते रहिएगा। फॉर ए प्लेन प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेटिंग अलोंग द प्लस जेड डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटेन एज। अब यहाँ पे इसका इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को याद रखिएगा। रिप्रेजेंटेशन है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड साइन के जेड माइनस ओमेगा टी यहाँ पे फेज हो गया आपका। बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इज इक्वल टू बी नॉट जो है
बी नॉट क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड यहाँ पे फिर साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, मतलब फेज यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो आप, साइनोसोडियल जो टर्म आया था डेफिनेशन में यहाँ पे, उसका ये मतलब होता है साइन का ग्राफ आपने पढ़ा होगा या फिर देखा होगा। तो साइन का ग्राफ ऐसे 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 जाता है, एंड यहाँ पे दो बार जा रहा है साइन का ग्राफ, एक तो ऊपर से जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, एंड एक नीचे से भी जा रहा है, इसलिए ये क्लोज बन गया है बॉक्स, ठीक है, इसलिए क्लोज हो गया है। तो ये ग्राफ आपको बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। In an electromagnetic wave, the electric and magnetic fields vary with the space and time and have the same frequency and are in the same phase. Electromagnetic waves में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्पेस और टाइम के साथ साथ वेरी करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करता है, सेम फ्रीक्वेंसी होगा, सेम फेज होगा, सिर्फ टाइम और स्पेस वेरी करेगा। बस ये याद रखना है आपको, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिलेटेड बाय। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो इसके एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया गया है, वो भी फ्री स्पेस में, मतलब वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला जो रिलेशन है वो ये है, ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, वेयर ई नॉट जो है एम्पलीट्यूड हो गया एंड इज इक्वल टू सी स्पीड ऑफ लाइट हो गया, एंड बी नॉट जो है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है पॉइंट, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज। अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड भी पता होना चाहिए, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। इसी फॉर्मूला को रेप्लीकेट करके मतलब सी के फॉर्म में लिख दिया गया है, मतलब सेम सेम यही फॉर्मूला है, बस सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट हो गया। एंड फिर इसको और फॉर्म में बदला गया तो आएगा 1/√ओवर म्यू नॉट नॉट नॉट, एंड यहाँ पे जो कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, जो कि पता है आप सभी लोगों को लाइट का स्पीड है। मतलब कि इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करने से हमें ये पता चल गया, और ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखने वाले है, ठीक है। और म्यू नॉट सबको पता है कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, एंड इप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम। यहाँ पे तो हमने ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसका वैक्यूम में जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हर जगह ट्रैवल कर सकता है, वो किसी मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है, जैसे कि वाटर में, एयर में, तो हर मीडियम में उसका स्पीड तो अलग अलग होगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो याद रखिएगा, v इज इक्वल टू 1/√μ इंटू इप्सिलॉन। ध्यान से इस फॉर्मूला को याद रखिए, v इज इक्वल टू 1/√μ इंटू इप्सिलॉन, एंड यहाँ पे म्यू क्या हो गया, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम हो गया, एंड इप्सिलॉन क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। जिस भी मीडियम में होगा उसका परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी पता है तो हम आराम से उसका स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसका फॉर्मूला और एक्सपैंड करके लिख दिया गया है, v इज इक्वल टू 1 यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखने में थोड़ा सा एरर कर दिया हूँ, आपको सही से बता देता हूँ मैं। यहाँ पे 1 होगा √μ0 इंटू म्यू आर, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर होगा, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से, v इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू म्यू आर होगा, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर होगा, एंड फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा c/√μ r इंटू इप्सिलॉन आर, c/√μ r इंटू इप्सिलॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा ये यहाँ पे टाइप करने में एरर हो गया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, दीज वेव्स डू नॉट कैरी एनी चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता है, मतलब ये न्यूट्रल होता है। दीज वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब स्वाभाविक है अगर उसके पास चार्ज ही नहीं होगा तो वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट भी नहीं करेगा, डिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा। तीसरा है द ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ही कि इसका स्पीड जो है वो कैलकुलेट करने पे स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है इन वैक्यूम में, तो ये हो गया। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट चेंज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बट इट्स वेवलेंथ चेंजेस। तो हमने अभी भी देखा था कि फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो चेंज नहीं करता है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो, हालांकि वेवलेंथ जो है वो चेंज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर हेंस दे कैन बी पोलराइज्ड। तो ये जो वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, वो ट्रांसवर्स वेव के नेचर के होते हैं, एंड इसके कारण हम उसे पोलराइज भी कर सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं, आप सब लोग को पता होगा, 90 डिग्री एंगल पे प्रोपागेट करता है वो, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज तो जान लिए इसका, अब जल्दी से हम लोग प्रोडक्शन भी देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
तो इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, इसके लिए मैक्सवेल साइंटिस्ट ने ये शो किया था डेमोन्स्ट्रेशन, एंड उससे पता लगा। तो क्या पता लगा वो देख लेते हैं एक बार। मैक्सवेल शोड दैट एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑसिलेटिंग हार्मोनिकली विद द फ्रीक्वेंसी म्यू प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। अब मैक्सवेल जो साहब थे उन्होंने एक इलेक्ट्रिक चार्ज लिया एंड उसे वो हार्मोनिकली आई मीन हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कराया विथ सर्टेन फ्रीक्वेंसी म्यू, ठीक है। एंड उसके कारण क्या हो गया, वहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो गया उसी फ्रीक्वेंसी का, जिस फ्रीक्वेंसी का उन्होंने लेके एक इलेक्ट्रिक चार्ज को ऑसिलेट कराया था हार्मोनिकली, उसी फ्रीक्वेंसी का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोड्यूस होने लगा। तो वहां से ये प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके लिए एक आपको इलेक्ट्रिक डायपोल भी मेन सोर्स चाहिए। द इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो ये तो प्रोडक्शन की बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसे देख लेते हैं। तो इंटेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी हमें देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड दिस एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने स्टार्टिंग के डिफिनेशन में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है, तो ट्रेवल करने में एनर्जी तो लगेगा ही लगेगा। तो वो एनर्जी जो होता है वो दोनों कंपोनेंट द्वारा शेयर किया जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम एनर्जी शेयर करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम एनर्जी शेयर करेगा, तभी मिल के ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। तो उसका हमें एनर्जी डेंसिटी पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कितना एनर्जी शेयर करता है, उसका क्या फॉर्मूला है। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला जो है ऊपर नीचे हो गया है, इसको मैं आपको सही से बता देता हूँ। यू ई डिनोट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका फॉर्मूला होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। यू ई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसको यू बी से डिनोट करेंगे हम लोग। यू बी मतलब एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 म्यू नॉट हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई में ऊपर में हो जाएगा बी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा सही से नहीं हो पाया, अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखा देता हूँ सही से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज, क्योंकि हमने वो तो पढ़ लिया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी। अब यहाँ पे हमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी चाहिए। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या करेंगे, बस सिंपल दोनों को ही जोड़ देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के एनर्जी डेंसिटी को एंड मैग्नेटिक फील्ड वाले एनर्जी डेंसिटी को जोड़ देंगे, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो उसको हम लोग यू से डिनोट करेंगे, एवरेज एनर्जी डेंसिटी को यू से डिनोट करेंगे, एंड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ई आर एम एस का स्क्वायर। आप देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला सही से लिखा हुआ है, उस वाले पेज में थोड़ा एरर हो गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी, प्लस हाफ म्यू नॉट इंटू बी आर एम एस का स्क्वायर, ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी। इन दोनों को हम लोग जोड़ दिए तो ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। तो बस यही था। उसके बाद हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होता है उसको पहले जान लीजिए। इट इज डिफाइंड एज एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, अब इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, उससे पहले आप समझ लीजिए क्या होता है इंटेंसिटी। मतलब कि एक यूनिट टाइम में, एक पर यूनिट एरिया पे, पर यूनिट टाइम में अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं, एंड आई इज इक्वल क्या होता है, एवरेज यू इंटू सी। यहाँ पे जो साइन इस टाइप का दिख रहा है ना, यू के बीच में जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो साइन यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसके बीच में यू है, इसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं। ये एवरेज लिखने का सिंबल होता है, दोनों साइड से आपको ये ग्रेटर देन लेस देन वाला सिंबल दिख रहा है, एंड बीच में यू है, तो वो एवरेज का साइन होता है। तो यहाँ पे यू एवरेज जो है हमने अभी निकाला, और यहाँ पे आई जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या दिया गया है, यू एवरेज इंटू सी। मतलब यू एवरेज में अगर सी स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटेंसिटी निकल जाएगा। तो यू एवरेज का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, उसमें हम सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम का स्क्वायर इंटू सी प्लस बी स्क्वायर बी आर एम का स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू सी, मतलब दोनों ही में हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, ये इंटेंसिटी बन गया। तो बस आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला ये है कि एनर्जी डेंसिटी
एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है वो याद रखना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का याद रखना है B²/2 म्यू नॉट। इस दोनों को याद रखेंगे तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। एंड अगर इस एवरेज वाले में हम C से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपको इंटेंसिटी मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो बहुत सिंपल है, कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं, एक ही फॉर्मूला से हमने 3 फॉर्मूले निकल जाएंगे। अब हमें मोमेंटम पता करना है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मोमेंटम क्या होता है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज लीनियर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लीनियर मोमेंटम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक्स द सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस एंड ट्रांसपोर्ट्स ए टोटल एनर्जी U to the surface in a time t. If the surface absorbs all the incident energy, the total momentum P transported to the surface is। अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि मोमेंटम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा। आप मोमेंटम में भी 2 फॉर्मूला आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक तो अगर सरफेस जो है, जिस सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर वो सरफेस रफ सरफेस है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन कम होगा, बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहाँ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। सरफेस अगर रफ होता है तो ये आपको पहले से भी पता होगा कि जो है वहाँ पे रफ सरफेस पे क्या होता है, एब्जॉर्ब रहता है, लाइट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड इसलिए यहाँ पे जो इसका मोमेंटम होगा P = U/c होगा। U क्या है यहाँ पे, टोटल एनर्जी, एंड C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो P = U/c हो जाएगा अगर सरफेस जो है वो वहाँ पे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इफ द सरफेस इज ए परफेक्ट रिफ्लेक्टर एंड इंसिडेंस इज नॉर्मल देन द मोमेंटम ट्रांसपोर्टेड टू सरफेस इज। अगर मान लीजिए सरफेस अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर, जैसे कि बहुत ज़्यादा सरफेस जो है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टर है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इंसिडेंट्स अगर नॉर्मल में कर रहा है तो वहाँ पे जो मोमेंटम होगा P = 2U/c हो जाएगा, कंप्लीट रिफ्लेक्शन। तो एक बार फिर से बता दूं, क्लियर कर दूं कि मोमेंटम के लिए 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। P = U/c अगर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब वहाँ पे जो है जो भी लाइट आ रही होगी नॉर्मली इंसिडेंस कर रही होगी, और सरफेस वहाँ पे जो होगा वो रफ होगा, एंड वहाँ से लाइट जो कम्प्लीटली एब्जॉर्व कर जा रही होगी, तो वहाँ के लिए जो मोमेंटम होगा P = U/c होगा। U टोटल एनर्जी है, C जो है लाइट का स्पीड है। अगर सरफेस जो है परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा, जैसे कि बहुत शाइनी सरफेस हो गया, परफेक्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और वहाँ पे जो इंसिडेंस जो है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इंसिडेंट कर रहा होगा नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलरली, तो उस सरफेस से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। एंड उस टाइम पे वहाँ पे मोमेंटम जो उसका होगा वो P = 2U/c होगा। U यहाँ पे पता है आपको टोटल एनर्जी है, और C जो है स्पीड ऑफ लाइट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रेडिएशन प्रेशर। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन ए सरफेस। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो उसको रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं हम लोग। एंड इसको भी कैलकुलेट करना होगा तो 2 ठो यहाँ पे दिख रहा होगा आप, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। इफ I इज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देन द रेडिएशन प्रेशर फॉर नॉर्मल इंसिडेंस इज। तो I इंटेंसिटी है, आपको पता है इंटेंसिटी है। अब हमें अगर रेडिएशन प्रेशर निकालना है तो क्या फॉर्मूला है उसके लिए, इसका P रेडिएशन से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पे P और रेडिएशन साइड में लिख देंगे नीचे, यहाँ पे P रेडिएशन, इससे डिनोट करेंगे रेडिएशन प्रेशर को। एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/c फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो वही हुआ बात यहाँ पे भी, जिस तरह मोमेंटम ने हमने देखा था उसी तरह यहाँ पे भी रेडिएशन प्रेशर में भी सरफेस की बात आ रही है। तो अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, मतलब लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा वहाँ पे, तो उस टाइम पे जो रेडिएशन प्रेशर होगा उसके लिए वो I/c हो जाएगा। I इंटेंसिटी है, C स्पीड ऑफ लाइट है। अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, मतलब अगर रिफ्लेक्ट कर जा रहा है टोटली लाइट वहाँ से, तो वहाँ पे P रेडिएशन क्या हो जाएगा उसके लिए 2I/c हो जाएगा। I इंटेंसिटी है, C स्पीड ऑफ लाइट है। तो बस ये मोमेंटम और रेडिएशन प्रेशर दोनों का ही जो है दो केसेस बन रहे हैं। एक तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए मोमेंटम हो जाएगा U/c, और कंप्लीट रिफ्लेक्शन के लिए मोमेंटम हो जाएगा 2U/c। एंड रेडिएशन प्रेशर जो है वो परफेक्टली ऑब्जर्विंग सरफेस के लिए I/c, एंड परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए 2I/c। आसान है, याद भी हो जाएगा आपको, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है, मतलब आपको जितने भी डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे एक टेबल बना दिया जाता है कि कौन सा वेव किस फ्रिक्वेंसी में है, कौन से वेवलेंथ में है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और उसका टेबल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एंड बस इतना ही है इस चैप्टर में आपको।
इस टेबल को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे आते हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स है, उसका वेवलेंथ का रेंज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है एंड कैसे उसका डिटेक्शन होता है। तो ये सारा दिया हुआ है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला है नहीं, तो बस इसको आपको याद कर लेना है। आप इसको रट सकते हैं, बिकॉज ऐसे रटना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं रेंज वगैरह, तो ध्यान आपको होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट करके देख लीजिए। तो आज आपका बहुत ही मैंने फास्ट तरीके से इस चैप्टर को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर को मैंने कंप्लीट करा दिया। एंड यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कंटेंट्स हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो आज कंप्लीट हो गया। बहुत आसान सा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं और इससे ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। अब अगर ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके तो बिल्कुल ही बता दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या फिर नहीं आया। एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो का हम लोग लाइक टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स अगर हो जाते हैं तो इस वीडियो के हम लोग इस वीडियो मतलब इस चैप्टर पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने चैप्टर अभी पढ़ा उस चैप्टर का क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।